हाय गाइस, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उस सेशन में हम लोग खास करके शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। तो गाइज, यह जो सेशन है वो पूर्व नियोजित शिक्षकों के लिए है, शिक्षा मित्र जैसे शिक्षकों के लिए है और जो कार्यरत शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं उनके लिए है। तो गाइज, जो आज का सेशन होगा उस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधारशिला शिक्षा के बारे में, जो आधारशिला है फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, इसके बारे में। और जो गाइज आधारशिला जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल शिक्षक हस्त पुस्तिका यानी टीचर हैंडबुक, तो इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए अब हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं गाइज। देख लीजिए गाइज, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि आज के सेशन जो हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 1 शिक्षक पुस्तिकाएं, और उस शिक्षक पुस्तिकाएं में से भी आज जो मॉड्यूल 1 है हम लोग का, उस मॉड्यूल 1 का नाम है आधारशिला। गाइज, उस आधारशिला को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन लर्निंग के बारे में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले आइए कुछ इसका जो विशेष पॉइंट है इस पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक हस्त पुस्तिकाएं, इसका संक्षिप्त में क्या परिचय है, इसका क्या उपयोग है और इसके बारे में क्या सुझाव दिया गया है, तो इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो गाइज आइए देखते हैं क्या है। प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण का आधारशिला माना गया है। गाइज, प्राइमरी टीचिंग का जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें बालकों के भावी जीवन का निर्माण का नींव रखाया जाता है। इसलिए प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन होता है प्राथमिक शिक्षा, उसमें बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण का काल कहा गया है। और इसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला का संज्ञा दिए हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को जीवन के आधारशिला का नाम दिया है। तो उस सब से जोड़ करके जो आज हम मॉड्यूल 1 पढ़ने वाले हैं, तो इसमें भी दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। गाइस देखिए, हम सभी शिक्षक क्या करते हैं कि अपने अपने विद्यालयों में विभिन्न एक्टिविटीज करवा करके कंटिन्यूअस हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि शिक्षण विधि में चेंजिंग करके बालक जो सीख रहे हैं उनके गति में परिवर्तन लाया जा सके। गाइड, इसका मेन उद्देश्य यही है इस शिक्षक हस्त पुस्तिकाएं मॉड्यूल 1 तैयार करने का, कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो और बालक क्या सीख रहा है, इस दोनों के बीच के अंतर को कैसे कम किया जाए, इस सीखने और जो सीखे हुए हैं बालक, इसके बीच की खाई को कैसे कम किया जाए। तो इसी को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए एक मॉड्यूल तैयार किए हैं। तो गाइज, उस मॉड्यूल में हम लोग आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह के बारे में 3 मॉड्यूल है, तो इसका हम लोग पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उसका डिटेल जो सीक्वेंस वाइज होगा, तो उसमें जो हमारा आज का फर्स्ट है आधारशिला। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। गाइज, क्या कह रहा है कि विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, मतलब लर्निंग प्रोसेस, विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है और वहाँ का जो लर्निंग प्रोसेस है वहाँ अधिक प्रासंगिक। गाइज, प्रासंगिक कहने का मतलब होता है रिलीवेंट। आप लोग हिंदी इंग्लिश हम आज बाइलिंगुअल आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, तो विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्त पुस्तिकाएं, गाइज हम पहले आप लोगों को बताए थे कि 3 हस्त पुस्तिकाएं बनाई गई है, यानी 3 शिक्षक हैंडबुक। तो उसमें फर्स्ट है हमारा आधारशिला, इसको फाउंडेशन टीचिंग कहते हैं। सेकेंड है ध्यानाकर्षण और थर्ड है हमारा शिक्षण संग्रह को विकसित की गई है, जो एक दूसरे के क्या है गाइज, पूरक है। गाइज, इस सेशन से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और आपको अगर खुद का नोट क्रिएट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और जो हम बोल रहे हैं उसे आप लोग नोट करते चलिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा नोट्स क्रिएट हो जाएगी। तो गाइज देखिए, ये तीनों जो हस्त पुस्तिकाएं हैं शिक्षकों के लिए जो तैयार किया गया है, तो गाइज यह जो हस्त पुस्तिका तैयार किया गया है, यह जो मॉड्यूल तैयार किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि छात्र और शिक्षक दोनों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। और इन पुस्तिकाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है।
तो गाइज आइए फर्स्ट जो है हस्त पुस्तिका आधारशिला फाउंडेशन, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए जरूरी जानकारी एवं रोचक गतिविधियों का समावेशन किया गया है। गाइस देखिए, कक्षा 1 और 2 में बच्चों को हमेशा भाषा और गणित के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 और 2 में शिक्षा देने की बात आए तो उसके लिए केवल 2 पाठ्यक्रम ही निर्धारित है। फर्स्ट है भाषा, सेकेंड है हमारा गणित। तो गाइस भाषा कहने का मतलब जो हम लोग हिंदी का भाषा पढ़ाएंगे वहाँ पे, वह वहाँ के स्टूडेंट का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, उससे उनको जोड़ करके शिक्षा दिया जाएगा। और सेकेंड होगा गणित, क्योंकि गाइस राइट टू एजुकेशन एक्ट में बोझिल पाठ्यक्रम को कम करने का जो प्रस्ताव दिया गया था वो भी इसमें इंक्लूड है कि कैसे शिक्षण व्यवस्था में सुधार करके शिक्षा का जो मीडियम है, शिक्षा देने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन लाया जा सके। तो गाइस आप लोग नोट कर लीजिए कि कक्षा 1 और 2 में जब भी शिक्षा देने की बात आए तो भाषा और गणित के माध्यम से उसमें शिक्षा देना चाहिए। और वो जो भाषा होगा वहाँ का लोकल लैंग्वेज होगा और उसका जो सेकेंड सिलेबस है, सेकेंड पाठ्य पुस्तक है, वो गणित होगा। और ये सभी का मतलब बुनियादी कहने का मतलब होता है बेसिक। तो बेसिक डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि रोचक गतिविधियों को अपनाया जाता है, जैसे खेल माध्यम से शिक्षा देना, किसी कार्य में बालकों को संलग्न करके जैसे कोई एक्टिविटी बेस्ड वर्क दे दिया जाता है, इस प्रकार का कार्य करके बालकों को शिक्षा देना होता है। तब जाकर के बालक का जो शिक्षा होता है वो प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है। चलिए गाइज अब हम सेकेंड पढ़ते हैं ध्यान आकर्षण के बारे में। गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होगा आधारशिला यानी फाउंडेशन, फिर भी हम इसका सेकेंड पॉइंट भी जान लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कर रहा है, ध्यान आकर्षण। गाइज आपको यह वर्ड से ही पता चल गया होगा कि ध्यान आकर्षण का मतलब क्या होता है। इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें गाइज तो ध्यान प्लस आकर्षण। तो गाइज ध्यान को आकर्षित करने के लिए आपको शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना जरूरी होता है। बालकों की कमियों को पता लगा करके आप अपने शिक्षण विधि में चेंजिंग करके जो उसका उपचार कीजिएगा वही ध्यान आकर्षण का उदाहरण होता है गाइज। तो ध्यान आकर्षण करने का मतलब है गाइज, एक बार में समझ लीजिए, ध्यान आकर्षण का संबंध होता है उपचारात्मक शिक्षण से, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में कमियों का पता लगा करके, कमियों का पहचान करके उचित ट्रीटमेंट किया जाता है, उचित उपचार किया जाता है। उसी प्रकार से आप ऐसा शिक्षण माध्यम का यूज कीजिए, आप ऐसा टीचिंग टेक्निक का यूज कीजिए जिसके माध्यम से बालकों का ध्यान आपकी ओर अट्रैक्टिव हो। तो इसके बारे में चलिए अब हम हिंदी में भी समझ लेते हैं क्या कहा गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से बच्चे का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। गाइज कहने का मतलब कि हम क्लास 1 और 2 में जब अधिगम कर रहे होते हैं, शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, तो बालकों का जो सीखने का अधिगम स्तर होना चाहिए, यानी लर्निंग लेवल जो होना चाहिए वो एज अ क्लासरूम मतलब कक्षानुरूप नहीं होता है। जैसे अगर 2 क्लास का स्टूडेंट है तो उनके सीखने का जो टेक्निक है, सीखने का जो लेवल है वो 2 क्लास का नहीं होता है, यानी क्लास 1 का होगा या उससे भी आंगनबाड़ी का यानी पूर्व प्राथमिक का होगा। तो आप उसको कक्षानुरूप उसके अधिगम स्तर में परिवर्तन ला करके उसके सीखने की प्रक्रिया को कक्षा के अनुरूप लाने के लिए क्या कीजिएगा, उसके ध्यान को आकर्षित कीजिएगा। और इन बच्चों का पहचान कर विशेष शिक्षण टेक्निक माने गाइस विशेष शिक्षण तकनीक द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्त पुस्तिका में शिक्षक की मदद करने के लिए विभिन्न शिक्षण तकनीकियों को स्पष्ट किया गया है। शिक्षण तकनीकी गाइस टीचिंग टेक्निक। तो गाइज आप लोगों को जब भी या बीटीसी किए होंगे, डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे, तो आप लोगों को जब स्कूल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम में दिया गया होगा, जब आप लोगों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजा गया होगा, तो उस समय आप लोग क्या किए होंगे, टीएलएम का यूज किए होंगे। तो वो टीएलएम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री।
तो गाइज इससे क्या होता है, बालकों का ध्यान आप अपनी ओर अट्रैक्टिव किए और वो जो आप टीएलएम यूज किए, बालकों के सामने प्रस्तुत किए टीएलएम, वो आपके विषय वस्तु से संबंधित होगा, साथ ही बालकों के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान आकर्षण करने का मतलब होता है गाइज, जो आप टीचिंग करते हैं उस टीचिंग में बालकों को ध्यान को आपको अट्रैक्ट करना है, अपने टीचिंग की ओर आकर्षित करना है। और टीचिंग की ओर आकर्षित करने के लिए आपको जो टेक्निक का यूज करना पड़े उसे कर सकते हैं, और वह टेक्निक आपका विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए और बालकों के दैनिक दिनचर्या से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे गाइस ध्यान आकर्षण के बारे में। अब हम चलेंगे शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह करने का मतलब होता है गाइस कि आप जब भी कक्ष में शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं तो आप पूर्ण तैयारी के साथ जाते हैं और वहाँ के माहौल के अनुसार अब आप अपने तैयारी में परिवर्तन करते रहते हैं, आप अपने तैयारी में बदलाव करते रहते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है शिक्षण संग्रह। तो गाइस देखिए, हम इसको ब्रश का यूज करके आप लोगों को बता रहे हैं, पॉइंटर का। शिक्षकों की आवश्यकता एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तिका में आवश्यक जानकारी, उपयोगी सूचनाओं एवं शैक्षिक संदर्भों को समावेश किया गया है। गाइज शिक्षक का व्यवसाय क्या होता है? शिक्षा देना। तो उनके शिक्षा देने का जो बिजनेस है, शिक्षा देने का जो टेक्निक है, शिक्षा देने का जो तरीका है, उस तरीका को डेवलप करने के लिए, उस टेक्निक को डेवलप करने के लिए उनके दृष्टिकोण में, मतलब वो किस ढंग से देखते हैं, उस दृष्टिकोण को बदलाव करने के लिए इस मॉड्यूल में, इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारी और उपयोगी सूचनाओं का भी समावेश किया गया है, मतलब समायोजन किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है और शामिल किया गया है। तो गाइस शिक्षण संग्रह में क्या जोड़ा गया है और क्या कैसी सूचना शामिल है, कैसी जानकारी है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए गाइस क्या है, इन पुस्तिकाओं के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक होगा हस्त पुस्तिकाओं का अधोपांत अध्ययन तथा विद्यालयी परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री का चयन करना, आवश्यकता अनुसार उपयोगी सामग्री व तरीकों का उपयोग करना। गाइड अधोपांत कहने का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब कि आप जो मॉड्यूल का यूज किए, हस्त पुस्तिका जो आपको दिया गया उसमें आप जो उसका अध्ययन किए, तो उसका अध्ययन के बाद विद्यालय का जो परिस्थिति है, आपको जैसा परिस्थिति है आपके विद्यालय का, कक्षा का, उसके अनुरूप आप टेक्निक का यूज कीजिएगा, सामग्री का यूज कीजिएगा, मटेरियल का यूज कीजिएगा और आवश्यकता अनुसार उस सामग्री का यूज करके आप अपने पढ़ाने के तरीका में, विधि में बदलाव करके आप अपने शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बना सकते हैं, जो शिक्षण संग्रह में दिया गया होता है। फिर इसका सेकेंड पॉइंट क्या है कि ऐसे स्थलों को चिन्हित करना जो आपकी समझ में कठिन है अथवा अस्पष्ट है। प्रशिक्षण पर्यवेक्षण के दौरान ऐसे स्थलों को स्पष्ट कक्षा में लागू करना। गाइस कहने का मतलब हुआ कि आपके समझ में जो कठिन है, जो धार्मिक स्थल होता है या दार्शनिक स्थल होता है, तो उसके बारे में जो आपका कंसेप्ट है वो अगर अस्पष्ट है तो वो क्या कीजिएगा, पहले आपको वहाँ का पर्यवेक्षण यानी वहाँ का अवलोकन करना होगा, उस स्थल को स्पष्ट रूप से देख करके, समझ करके, उसका कंसेप्ट क्रिएट करके और छात्रों के समक्ष कक्ष में उस स्थल के बारे में बाय फिगर, बाय विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करके उस टेक्निक के माध्यम से उस स्थल के बारे में आप बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। फिर है हमारा थर्ड, अपने ज्ञान तथा अनुभव से हस्त पुस्तिकाओं को अधिक समृद्ध करते रहना। यानी गाइस आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की अकॉर्डिंग आप अपने हस्त पुस्तिका को अधिक समृद्ध करते रहिएगा, मतलब उसमें चेंजिंग करते रहिएगा कि हमें शिक्षा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए इसमें क्या क्या बदलाव होने की आवश्यकता है और क्या क्या बदलाव, तो इसी के माध्यम से आपका शिक्षा, वर्तमान शिक्षा में चेंजिंग आकर के बाल केंद्रित शिक्षा और प्रभावी हो जाएगा और आप जो सिखाना चाह रहे हैं वो और बालक जो सीखा है उसके बीच के अंतर को कम किया जा सकता है। तो गाइस चलिए इसके संबंध में
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या बोले हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए गाइज कि आज हम पढ़ेंगे आधारशिला यानी फाउंडेशन लर्निंग, मतलब बालकों के शिक्षा रूपी भवन का जो निर्माण होगा उसका बेस हम कैसे तैयार करेंगे। बालक जब भी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं गाइज, तो जब तक किसी बालक का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो प्राइमरी लेवल का शिक्षा स्ट्रॉन्ग अच्छे नहीं होंगे, तब तक उनका अपर यानी हायर लेवल का एजुकेशन अच्छा नहीं होगा। तो गाइज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके आलोक में, इसके संबंध में सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बोले हैं इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इस जो मॉड्यूल तैयार किया गया है इसका संरक्षण किनके द्वारा किया गया, इसका निर्देशक कौन है, संकल्पना कौन किए, परामर्श किनके द्वारा दिया गया, समन्वयन कौन किए, संपादन कौन कौन किए, लेखन मंडल में किनका किनका योगदान है, तकनीकी सहयोग में किनका किनका योगदान है, चित्रांकन कौन किए, इन सभी के बारे में इसमें दिया गया है। तो चलिए इसका हम मेन पॉइंट की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे और पढ़ेंगे। देखिए गाइज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का क्या कथन है, शिक्षा के जो अभी वर्तमान स्थिति में बदहाल रूप को बदलने में इन्होंने क्या संदेश दिए हैं, इस मॉड्यूल में, इस शिक्षक हस्त पुस्तिका में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे अपने विषय वस्तु की ओर, आधारशिला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गाइज क्या कह रहे हैं, शिक्षा हमारे देश व समाज का भविष्योन्मुखी निवेश है। गाइज यह बात बिल्कुल सही है। सही कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए देश का विकास कैसे होगा, पहले हम जीरो लेवल से समझना स्टार्ट करते हैं। पहले बालक का विकास होगा, जब बालक का विकास होगा तो उसके परिवार का विकास होगा, जब परिवार का विकास होगा तब समाज का विकास होगा, जब समाज का विकास होगा तब विद्यालय का विकास होगा, जब विद्यालय का विकास होगा तो जिला का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा, उसके बाद कंट्री का विकास होगा। तो इसी प्रकार से गाइज विद्यालय जो है एक सामाजिक संस्था है और मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है जो एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, और विद्यालय में शिक्षा देकर के बालकों के भविष्य का निर्माण किया जाता है। इसलिए कहा गया है और योगी आदित्यनाथ जी भी बोले हैं कि शिक्षा हमारे देश व समाज का भविष्योन्मुखी निवेश है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। मतलब हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, संविधान में यह दिया गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। तो ये तो समझ गए हैं गाइस, आप लोग इसके बारे में डिटेल जानते ही होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इस क्रम में पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप सभी बच्चों के शिक्षण अधिगम परिणाम यानी लर्निंग आउटकम। शिक्षण अधिगम परिणाम कहने का मतलब होता है गाइस, इसको शॉर्ट में बोलिए इंग्लिश में लर्निंग आउटकम। तो गाइस शिक्षण अधिगम परिणाम से यह हुआ तात्पर्य, इसका कंसेप्ट यह है, इसका अवधारणा यह है कि आप शिक्षण प्राप्त करने के बाद, पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, देखिए छात्र को पढ़ने के बाद क्या अंक मिला, शिक्षकों को पढ़ाने के बाद क्या प्राप्त हुआ छात्रों से, तो इसी को लर्निंग आउटकम्स के नाम से कहा, डिनोट किया गया है। तो ये जो अभी लर्निंग आउटकम्स निकल करके आते हैं, शिक्षण अधिगम परिणाम जो निकल कर के आते हैं, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है, उस शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है, और उस बदलाव के लिए क्या क्या आवश्यक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। देखिए तो इसके लिए क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान द्वारा ध्यान आकर्षण आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह को कंपेडियम हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है।
तो गाइस ध्यान आकर्षण समझ लिए हैं पीछे जस्ट अभी 5 मिनट पहले। आधारशिला के बारे में भी समझ लिए हैं कि आधारशिला कहने का मतलब फाउंडेशन का निर्माण, बालकों के शिक्षा का जो भविष्य में भव्य निर्माण होता है उसके आधार यानी उसके बेस का तैयारी कैसे कराया जाए, बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसी के आलोक में 3 हस्त पुस्तिकाओं को प्रकाशित किया गया है, तो आज हम उसी हस्त पुस्तिका में से एक को पढ़ेंगे, आधारशिला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ विशेष नहीं है गाइज। फिर देखिए गाइज, डॉक्टर सतीश चंद्र त्रिवेदी, राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, तो ये भी बोले हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 100% नामांकन उपस्थिति एवं ठहराव के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना हमारी नैतिक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। तो उनका कहने का भी यही मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए और वर्ग कक्ष में उपस्थिति होना चाहिए और उपस्थिति होने के बाद ठहराव। तो गाइज फर्स्ट टाइम जब उपस्थिति नहीं बढ़ती थी तो उपस्थिति बढ़ाया गया, फिर उपस्थिति घटने लगी तो ठहराव के लिए मिड डे मील योजना को लागू किया गया। तो ये सब तो आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज के हमारा विषय वस्तु है, देखिए गाइज, रेणुका जी जो IAS है उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इनका ये भी बेसिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव है। तो इनका भी कथन है कि मानव शिक्षा में प्रारंभिक जीवन का व्यक्तित्व का निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी मानव के जीवन में अगर पर्सनालिटी का निर्माण होता है तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा उनका प्रारंभिक शिक्षा होगा वैसा उनका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, वैसा उनका भविष्य में पर्सनालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो जैसे समझने का गाइस एक एग्जाम्पल लीजिए कि जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावनाएं छिपी होती है, उसी प्रकार बच्चे में अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती है जिनको शिक्षा के द्वारा शिक्षक कक्षा में शिक्षण के माध्यम से निखारते हैं। जैसे गाय छोटी सी बीज को अगर हम अच्छे से लगाते हैं, अच्छे से पानी देते हैं, समय से उसका निराई गुड़ाई करते हैं तो वो एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है जो हमें छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार बालकों में भी अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती है। उनको शिक्षक अपने शिक्षण के द्वारा अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य करके उनके अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालेंगे तो वो भी आगे चल करके शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके शिक्षा को सुधार करके समाज को सुधारेंगे और अपने देश को प्रोन्नति की राह पर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम डायरेक्ट चलेंगे गाइस हम लोग अपने विषय वस्तु की ओर। देखिए गाइस, तो इसके प्रकथन में भी दिया गया है कि शैशवावस्था व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से निर्णायक अवस्था होती है। गाइस आप स्टेज पढ़े होंगे, जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है, बालकों के विकास की जो अवस्था होती है, जीन पियाजे इनको 4 अवस्था में बांट के बोले हैं। तो शैशवावस्था को इन्होंने बोला है कि शैशवावस्था जो है बालकों के भव्य जीवन के भवन निर्माण का आधारशिला होता है। तो इसलिए ये भी प्रकथन में कहा गया है कि शैशवावस्था व्यक्ति की विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है। इस अवस्था में माता पिता सहित अध्यापकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो गाइस ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्या है गाइस, देखिए हम जो आज पढ़ेंगे गाइस टिक कर देते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक तो कुछ आप लोगों को बोले नहीं है, लेकिन आपको लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा या लाइव से या अपलोडिंग के माध्यम से तो आपको उसी समय इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। मतलब फाउंडेशन लर्निंग की क्या अवधारणा है, फाउंडेशन लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इसका क्या आवश्यकता है, इसके बारे में। उसके बाद आधारशिला पुस्तक का उपयोग कैसे किया जाएगा, शिक्षण कार्य में आधारशिला पुस्तिका का यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आज के सेशन में केवल इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चल रहे हैं। देखिए भाग वन जो स्टार्ट किए हैं उसमें हम केवल पढ़ेंगे फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता,
आधारशिला पुस्तिका का उपयोग कैसे करें। केवल ये 2 पॉइंट ही आज हम पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम विषय वस्तु की ओर आते हैं। देखिए गाइस, इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो तो हम आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, मतलब विषय वस्तु पर आने से पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं। फिर भी कुछ और महत्वपूर्ण बात जो इसमें इंक्लूड है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए अब हम विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, मतलब आधारशिला जो शिक्षण यानी लर्निंग की जो कंसेप्ट है और उसका क्या यूज है, उसका क्या आवश्यकता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में। तो आप लोग एक शिक्षक हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे, इतने दिनों के टीचिंग एक्सपीरियंस से आप लोग को पता चल गया होगा कि विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को जितना निश्चित समय अवधि में सीख लेना चाहिए वह सीख नहीं पा रहे हैं। आप सहमत होंगे कि बहुत कम बच्चे हैं जो कुछ सीखने की ओर बढ़ पा रहे हैं। बच्चों की न सीख पाने की यह कमजोरी उन्हें आगे की कक्षा में और अधिक कठिनाई की ओर ले जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती है वैसे ऐसे विषय वस्तु का विस्तार उनकी गूढ़ता के लिए समस्या बन जाती है। अगर हम गहराई से विचार करें तो यह पाते हैं कि बच्चे शुरुआती तैयारी ठीक प्रकार से न होने के कारण विभिन्न विषयों का सीखना दुरूह हो जाता है, यानी कलहपूर्ण हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को निम्नांकित प्रकार के मौके मिलने चाहिए। गाइस देख लीजिए, आप एक शिक्षक हैं, आप अपने कक्ष में शिक्षण कार्य रेगुलर करते होंगे। अभी वर्तमान समय में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लॉकडाउन जो लग चुका है, तो अभी सारी शिक्षण व्यवस्था ठप हो चुकी है। फिर भी आप लोग ऑनलाइन माध्यम से आप अपने बच्चों को शिक्षण करा रहे हैं। फिर भी आप जब मूर्त रूप से उनके सामने जब शिक्षण कार्य कर रहे होते थे तो आप लोगों को एक बात का पता चला होगा कि निश्चित समय अंतराल में, यानी आप लोगों को हर एक पीरियड के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। तो उस 45 मिनट में जितना आप बालकों को सिखाना चाहते हैं उस समयावधि में आप 1/3 टाइम यूज करते होंगे, यानी 15 मिनट। बाकी बचा 30 मिनट आप बच्चों को देते हैं सीखने के लिए, पूछने के लिए, विषय वस्तु का कंसेप्ट समझने के लिए। तो उसमें आपको एक बात बाहर निकल के आई होगी कि आप जो पढ़ाना चाहते थे बालकों के अकॉर्डिंग ही, तो उसमें कुछ बालक ही समझे। गाइज एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी पढ़ाइएगा बालकों के लेवल के अनुसार होना चाहिए। तो आप जब बालकों के लेवल के अकॉर्डिंग ही टीचिंग कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो आपके सामने एक समस्या उभर करके आई होगी। लर्निंग आउटकम के माध्यम से जब आप मूल्यांकन किए होंगे तो आपको मूल्यांकन के दौरान ये पता चला होगा कि बालकों को जितना सीखना चाहिए उससे बहुत कम सीखे। तो जब बालक बहुत कम सीखते हैं तो क्या होता है कि उनके जो न सीख पाने की कमजोरी होती है आगे की कक्षाओं में अधिक कठिनाई की ओर ले जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम सम संख्या और विषम संख्या का अवधारणा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। आप शिक्षक हैं, बालकों को सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट कुछ बालक समझा और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं समझे। तो जैसे ही वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, यानी 4th क्लास के बाद 5th क्लास में जाएंगे, तो उनको अगर भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ना होगा तो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो इसलिए कि जैसे कक्षा आगे बढ़ती है वैसे विषय वस्तु का विस्तार से गूढ़ता के लिए समस्या बन जाती है। और गहराई से विचार करें तो हम पाते हैं कि बच्चों की शुरुआती ठीक प्रकार से न होने का कारण विषय विभिन्न प्रकार से दूर हो जाता है। तो गाइज आप लोग समझ चुके होंगे कि आप अपने टीचिंग टेक्निक में परिवर्तन करके बालकों के जो सीखने का जो आधार है उसको ठीक करके उसे आगे की ओर प्रोन्नति कीजिएगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस कमी को दूर करने के लिए बालकों को क्या मिलना चाहिए, आप अपने शिक्षण के दौरान कैसा माहौल क्रिएट कीजिएगा, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। जब आपका शिक्षा मित्र वाले जितने शिक्षक हैं उनका जब नियोजन हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और शिक्षा मित्र के माध्यम से जिनका नियोजन होगा उनके लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल इसी से पूछे जाएंगे। देखिए हम बताते हैं।
सुनने बोलने के मौके अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर मिलना चाहिए बच्चों को। सुनने बोलने के मौके अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर कहने का मतलब कि बालकों को सुनकर बोलने का यानी अपने बात को कहने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराया जाए, ताकि बालकों को जब खुद से बोलने का मौका मिलेगा तो वो बोल करके अपने अंदर की जो झिझकता है उसको खत्म करेंगे और वो जो शिक्षक से पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। फिर जब यह अवसर उपलब्ध कराया जाएगा तो उनमें क्या होगा, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होगा, यानी उन्हें खोज करके सोचने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फिर रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के मौके, यानी उनको क्रिएटिविटी एक्टिव करने के साथ साथ एक्सप्रेस करने का यानी एक्सप्लेन करने का, प्रस्तुत करने का भी समय मिलना चाहिए छात्रों को। फिर है अपनी बातों को अपनी भाषा में करने का अवसर। अब ये नहीं कि हम कक्ष में मानक भाषा का यूज करें, कभी भी कक्ष में मानक भाषा का यूज नहीं करना है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। बालक जो भाषा में बोल रहे हैं उनको उसी भाषा में बोलने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उनकी उन्हीं भाषा से जोड़ करके स्टैंडर्ड भाषा भी सिखाया जाना चाहिए। ये नहीं कि नहीं सिखाया जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मातृभाषा को कुचल करके, मातृभाषा को दबा करके, लोकल लैंग्वेज को दबा करके तब उन्हें मानक भाषा सिखाया जाए, तो ये शिक्षण विधि गलत होगी और आपका टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी समझ गए हैं। फिर है चीज़ों को अपने रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने गिरने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपने पसंद के अनुसार चीज़ें बनाने व गढ़ने के मौका मिलना चाहिए। मतलब बालकों के सामने आप कुछ ऐसा एक्टिविटीज कराइए जिससे बालक उसमें खुद कार्य करके सीखे, उन्हें लगे कि हमारी बातों को महत्व दिया जा रहा है, हमारे लैंग्वेज को कक्ष में मान्यता मिल रही है और वो जो भी आकृति का निर्माण करेंगे उस आकृति का सराहना होना चाहिए वर्ग कक्ष में, तभी जाकर के बालक खुद से करके सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट समझ गए हैं। फिर समूह में खेलने वाले कार्य के मौके, मतलब ग्रुप प्ले का भी आयोजन करना चाहिए जिससे बालकों में समाजीकरण की भावना का विकास होगी, मित्रता का विकास होगा, सामाजिक सहयोग की भावना का विकास होगा। क्योंकि सामाजिक सहयोग का भावना का विकास करने के लिए बालकों को सामूहिक कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे ग्रुप वर्क जो होता है, जब भी स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराई जाती है तो उसमें बालकों का एक ग्रुप होता है, दल होता है। जैसे नाटक के लिए एक अलग ग्रुप का आयोजन किया जाता है, डांस के लिए अलग आयोजन किया जाता है, चित्रकला के लिए अलग किया जाता है, गीत गायन के लिए अलग किया जाता है। तो ये सभी से उन्हें क्या होता है, सामाजिक सहभागिता में उन्हें प्रोन्नति मिलती है, उन्हें सामाजिक सहयोग की भावना विकसित होती है। अब है यदि इसे अधिक गहनता से विश्लेषित करें तो यह पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पर ये सभी मौके हम केवल 2 विषयों के क्षेत्र में ही वर्गीकृत कर सकते हैं। गाइस, प्रारंभिक कक्षा अगर पूछ दे प्रश्न एग्जाम में कक्षा 1 से 2 में किन किन माध्यम कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए और किनके द्वारा शिक्षा दिया जाना चाहिए, तो एक है भाषा और सेकेंड है गणित। इसमें आपको ईवीएस शामिल नहीं किया गया है गाइस, ईवीएस शामिल किया गया है 3, 4, 5 से। 1, 2 में शिक्षा देने का माध्यम है भाषा और गणित, 3 और 4, 5 में है 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसमें एक ईवीएस जुड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब गाइस, अगर भाषा के माध्यम से आप शिक्षा देते हैं तो आप लोग हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि भाषा जो होता है, भाषा यानी कहने का मतलब होता है लैंग्वेज, इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इंग्लिश में समझे तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है और भाषा जो है भाव प्रकट करती है। और गाइस, जब भी आप भाषा का शिक्षण कीजिएगा, हिंदी विषय का शिक्षण कीजिएगा, बालकों को हिंदी का शिक्षण कार्य कराइएगा, तो उसमें क्या करना है आपको कि भाषा शिक्षण का जो आप शुरुआत कीजिएगा वो सार्थक संदर्भ में होना चाहिए। बच्चा वही पढ़े जो सार्थक है, यानी आप उसी लैंग्वेज, उसी विषय वस्तु को यूज करें, उसी कंसेप्ट को यूज करें, उसी थॉट को यूज करें जिसका सही अर्थ हो। क्योंकि बालकों के बचपन का छाप का ज्ञान, मतलब बालकों के बचपन का ज्ञान की छाप जो होता है अमिट होता है, तो इसलिए उनका शिक्षण, उनके पढ़ाने का जो तरीका होगा वो आपका होना चाहिए सार्थक संदर्भ में। तो ये
पढ़ने से कोई आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, इसमें कुछ दिया गया नहीं है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्या है, भाषा विकास। तो गाइज भाषा विकास जो होता है यह क्रमिक होता है और भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसमें गाइज हम लोग इसे शॉर्ट में कहते हैं, आप सीटेट क्वालिफाई किए होंगे, स्टेट आप यूपी टेट क्वालिफाई किए होंगे, जो भी स्टेट होता है यानी स्टेट टेट होता है, टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, तो भाषा के संबंध में आप पढ़े होंगे, भाषा का पेडागोजी पढ़े होंगे, उसमें आपको एक सीक्वेंस दिया गया होगा, उस सीक्वेंस को हम लिख देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा गाइस, अगर ध्यान में नहीं है तो। आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे, शुभोपली। शुभोपली सीक्वेंसुअल लैंग्वेज है, यानी सीक्वेंस में भाषा सीखा जाता है। स का मतलब होता है सुनना, ब का मतलब होता है बोलना, प का मतलब होता है पढ़ना और ल का मतलब होता है लिखना। तो गाइज इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, LSW, LSRW। तो LSRW का मतलब होता है गाइज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मीन्स होता है सुनना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और राइटिंग का मतलब होता है लिखना। तो आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। देखिए अब क्या है, यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हम भाषा विकास को किस रूप में देखते हैं और उसके लिए क्या क्या उपयोग करने होंगे। यह भी कि भाषा विकास की स्थिति के लिए हमें बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे, इसके साथ ही होने वाले परिवर्तनों के लिए हमें कक्षा में क्या क्या कार्य करना होगा। तो गाइस देखिए, सुनना कौशल जो है अन्य कौशलों के विकास में सहायक होता है, क्योंकि बालक पहले सुनते हैं तब बोलते हैं, और जब ये दोनों कौशलों का विकास हो जाता है तब पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं उसके बाद क्या करते हैं, लिखित रूप में उसे प्रकट करते हैं लिख करके। तो इसी के बारे में दिया गया है। इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से हमें यह अनुभव होगा कि सर्वप्रथम बच्चों को सुनने और बोलने के संदर्भ में ऐसे मौके दिए जाएं जिसे वह ठीक प्रकार से कही गई बातों और निर्देशों को सुनकर समझ सके और उनके समक्ष अपने प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके, प्रस्तुत कर सके या प्रतिक्रिया दे सके, अर्थात बोल सके। इस प्रकार ठीक प्रकार से बोलने के लिए अधिक अच्छी प्रकार से सुनना आवश्यक है। यह मूल आधार है। गाइस आप लोग नोट कर लीजिएगा, श्रवण कौशल को आधारभूत कौशल माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गणितीय दक्षता के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे गाइस। गणितीय दक्षता, तो गाइस आप गणित विषय के बारे में जानते हैं और पढ़े भी होंगे कि गणित जो है गणनाओं का विषय है। इसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अपने अपने थॉट दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं। तो इसमें कुछ विचार के बारे में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उसे हम लोग छोड़ करके चलेंगे। लेकिन गणित को पढ़ाने का एक सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम है पैवला लीबेक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, यानी गणित कैसे सीखे। गाइस हम एक बात गलत बोले, किसी भी मनोवैज्ञानिकों का जो बुक लिखा होता है, जिस नाम से लिख दिया गया है उसे उसी नाम में जानना चाहिए। जैसे हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, तो उसे हम हाउ टू टीच मैथमेटिक्स के ही नाम से जानेंगे, उसका हम हिंदी नहीं कर सकते, उसका हम अनुवाद नहीं कर सकते। तो इसमें इन्होंने 4 पॉइंट का समावेशन किए थे। वो 4 पॉइंट कौन है, एल्पस सीक्वेंस दिए थे कि अगर आपको वर्ग कक्ष में गणित शिक्षण का कार्य करना है तो आप इस सीक्वेंस का यूज कीजिए, एल्पस का। ई से होता है इमेजिनेशन, एल से होता है लैंग्वेज यानी भाषा, पी से होता है पिक्चर और एस से होता है सिंबल। आप जब गणित पढ़ा रहे होते हैं तो बालकों को क्या कीजिए कि इमेजिनेशन मतलब उन्हें इमेजिन करने का, इमेजिनिंग का जो तात्पर्य होता है उसके बारे में बताइए। उसके बाद आप लैंग्वेज का यूज कीजिए यानी भाषा का यूज कीजिए, उसके बाद पिक्चर का यूज कीजिए और अंततः सिंबल का यूज कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ ही लेते हैं क्या कहा गया है कि अपनी कक्षा एवं घर परिवार में देखा होगा कि बच्चे गणित सुना लेते हैं
लेकिन जब उनसे किसी संख्याओं में वस्तु के होने के एहसास की बात करते हैं तो वह उसे स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते, अर्थात उन्हें संख्या बोध उचित प्रकार से नहीं होता है। इसी प्रकार यदि 59, 69, 79, 89 में बहुत से बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं, हिंदी में बोले तो 59, 69, 79 और 89 में अंतर नहीं कर पाते हैं। वो तो मौखिक रूप से बोल लेते हैं लेकिन संख्या को देख करके पहचान नहीं पाते हैं कि यह 59 है या 69 है। तो इसमें क्या करना होता है कि गणितीय संक्रियाएं करना होता है, जैसे अनुमान। गणितीय संक्रियाएं के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, लेकिन बालकों के गणित सिखाने में उनका दैनिक जीवन दैनिक दिनचर्या से जोड़ करके शिक्षा देना चाहिए। जैसे अनुमान लगाने का मौका दिया जाना चाहिए, जगह का समाज कराना चाहिए, छोटी बड़ी, कम ज़्यादा, दूर पास, इकाई दहाई, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि का पहचान करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो गाइस आप लोग हमें बताते रहिएगा, अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब है आधारशिला क्या बोला गया है। क्या आपको नहीं लगता कि दैनिक जीवन से जुड़ी यह सभी गणितीय दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित होने चाहिए? प्रारंभिक कक्षा में इन दक्षताओं को हम निम्नांकित रूप में देखते हैं। किस किस रूप में आप देखते हैं? जब आप किसी संख्या को पढ़ाते हैं तो उससे पहले संख्या पूर्व की अवधारणा बच्चों को बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर उस संख्या से परिचय करवाएंगे, फिर गणितीय संक्रियाएं करवाएंगे, फिर उसके बाद मापन का कार्य करवाएंगे, ज्यामितीय आकृति की समझ विकसित कराएंगे, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखने को कहेंगे। तो गाइस संख्या पूर्व अवधारणा करने का मतलब होता है कि अगर आप गिनती बालकों को सिखाते हैं तो 1, 2 सिखाने से पहले उसके सामने एक वस्तु प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि यह क्या है? बोलेगा बॉल है सर। तो बॉल है तो यह कितना है? तो यह सर 1 है। तो देखिए गाइस यह 1 है, तो देखिए हम 1 को ऐसे लिखते हैं। फिर उसके सामने प्रस्तुत करेंगे कि बताइए बच्चों ये क्या है? बोलेंगे सर बॉल है। फिर बोलेंगे यह कितना है? बोलेगा सर 2 है। तो 2 देखिए ऐसे लिखाता है। उसके बाद क्या है? फिर गणित का संक्रिया करवाएंगे, फिर बोलेंगे कि गाइस देखिए यहाँ पे 1 बॉल है, यह जोड़ का चिन्ह है, फिर यहाँ 1 बॉल है, तो इधर कितना बॉल हो गया? 2 बॉल। तो ये हो गया गणित का संक्रिया। उसके बाद उससे मापन कार्य करवाया जाएगा जो उसके सामने प्रस्तुत है। जैसे जब आप कक्ष में अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं तो आप सैंपट की माप करके उसे बता सकते हैं। उसे स्टूडेंट को 2-3 स्टूडेंट को आपस में खड़ा करके हाइट का यूज करके बताइएगा कि यह आपसे छोटा है, यह इससे बड़ा है, यह उससे भी बड़ा है। फिर बताएंगे कि बड़ा छोटा का अवधारणा समझ में आ जाएगा, तब बताएंगे कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। उसके बाद ज्यामितीय आकृति का यूज करेंगे। जैसे हमें घन घनाभ पढ़ाना है तो घन घनाभ पढ़ाने के लिए हम लूडो का पासा का यूज करेंगे, फिर उसका अवधारणा बताएंगे। अगर घनाभ पढ़ाना है तो हमें ईंट का यूज करना होगा उनके सामने। अगर हमें शंकु पढ़ाना है तो एक जो बर्थडे बॉय के लिए जो कैप आता है टोपी उसको प्रकट करेंगे। तो ये सभी यूज करके ये सभी क्या होता है? एल्पस की सहायता से पढ़ाया जाता है। एल्पस के माध्यम से यह शिक्षा दिया जाता है। गाइज अगर आप लोगों को पूरा डिटेल चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो तो हम आप लोगों को बता दिए। यहाँ पे भी दिया गया है कि संख्या का पूर्ण अवधारणा यानी पूर्व गिनना, दूर पास, ज़्यादा कम, छोटा बड़ा, एक से अधिक की संगति, ये सभी हम आपको बता दिए हैं। संक्रिया के अंतर्गत आता है जोड़ घटाव करना। अब है ये सभी कार्य करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा या फिर किस प्रकार दिखेगा। तो गाइस जब आप एल्पस का यूज कीजिएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बालक गणितीय संक्रिया करके अच्छे ढंग से सीख पाएगा। किस क्षेत्र में? तो गणना के क्षेत्र में। किस प्रकार दिखेगा? जब वह कोई कार्य कर रहा है तो उसमें किस मात्रा में, जैसे मान लीजिए कि गृहिणी जब कार्य करती है, रोटी बनाती है तो आटा और पानी एक अनुपात में मिलाती है, तो उसके रूप में भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार हमारे पढ़ाने का तरीका सही हुआ। फिर है गाइस अब भाषा की दृष्टि से अगर इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि बच्चे दिए गए निर्देश को सुनकर उसका ठीक प्रकार से व्यवहार कर रहे होंगे, प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, अर्थात सुनने की क्षमता का विकास। कहने का अर्थ हुआ गाइज कि आप जो बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बालक उसको सुन करके कितना ओरली बोल रहे हैं, इससे उन्हें सुनने की क्षमता का विकास होगा। फिर है अपनी बात को उचित प्रकार से बेझिझक कह पा रहे होंगे, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। तो ये सभी आप लोग समझ गए होंगे गाइस।
तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब लोग देखिए अब क्या कर रहा है, डायरेक्ट अब हम लोग रीडिंग करेंगे। कह रहा है उचित प्रकार से सुनने व बोलने की क्षमता बढ़ जाने पर बच्चे पढ़ने और लिखने में भी दक्ष हो सकेंगे और अलग चीज़ों एवं संदर्भों को पढ़कर समझ सकेंगे और पुनः अपनी भाषा मानक भाषा में अभिव्यक्त कर सकेंगे। यानी बालक पहले सुनेंगे और उसके बाद बालक अपने लोकल लैंग्वेज का यूज करेंगे। लोकल लैंग्वेज को यूज करते करते जैसे बोली का यूज करते हैं तो बोली का शुद्ध रूप भाषा होता है, उसी के माध्यम से उसी के सहायता से बालक जो है लोकल लैंग्वेज को यूज करते करते खुद स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी मानक भाषा भी सीख जाएंगे और उसका एक्सप्रेस करेंगे, उसका अभिव्यक्ति करेंगे। फिर है पढ़ी गई सामग्री का स्पष्ट आशय करेंगे, मतलब जो वो पढ़ चुके हैं उसके बारे में पूर्ण प्रतिक्रिया वो लोग दे सकते हैं अच्छे से। फिर है अपने आसपास परिवेश में स्थित सामग्री वस्तु में अलग अलग पैटर्न को समझकर उसका उपयोग जरूरत के अनुसार कर सकेंगे। मतलब गणित सीखे हैं तो जोड़ घटाव करने में अपने दैनिक दिनचर्या में गणित का यूज करेंगे। कहीं पे बोलना है तो बड़ों के सामने कैसे बोला जाता है, छोटे के सामने कैसे बोला जाता है, किस सिचुएशन के हिसाब से किस भाषा का यूज होना चाहिए, कैसा हमें किस व्यक्ति के सामने व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, ये सभी बालक जो है आसपास के परिवेश और स्थिति के अनुसार सीख सकते हैं, देख करके और समझ करके। फिर है सटीक अनुमान लगाना और उसके व्यवहार में जीवन को उपयोग करना। जो वो अनुमान लगाएंगे गेन करेंगे उसका वो अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन करते हैं। फिर है संख्या पूर्व अवधारणा, तो समझ जा ही चुके हैं कि हम किसी खिलौना या वस्तु का यूज करके उसे संख्या पूर्व की अवधारणा बताएंगे। ज्यामितीय आकृति में क्या करेंगे कि उनके आसपास की वस्तुओं को दिखला करके उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके उस वस्तु का कंसेप्ट डेवलप करेंगे, उस वस्तु की अवधारणा को समझाएंगे। फिर मापन संबंधी का भी एग्जाम्पल दे चुके हैं आप लोगों की कक्ष में ही 2-3 स्टूडेंट को एक लाइन से खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि देखिए यह इससे छोटा है, राम श्याम से छोटा है, श्याम मोहन से छोटा है। फिर बताएंगे जब इसको संख्यात्मक रूप में प्रकट करना होगा, व्यक्त करना होगा, तो बोलेंगे कि राम की हाइट 3 फीट है, श्याम की हाइट 4 फीट है, तो राम श्याम से 1 फीट छोटा या बड़ा होगा, ऐसे इसको पढ़ा सकते हैं। फिर है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया। गाइस देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर जो यूज किया जाता है टीचिंग टेक्निक, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब पहले बालकों को जो दिखता है दिखा करके पढ़ाई कराना चाहिए, उसके बाद अमूर्त चिंतन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी प्रतिक्रिया भी इसमें दिया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट हम लोग गाइड, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पढ़ना है तो जो इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी पे चर्चा करेंगे। फिर भी गाइड इसको एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए गाइस, लर्निंग फाउंडेशन से बच्चों एवं शिक्षकों में निम्नलिखित परिलक्षित हो सकते हैं। मतलब जब आधारशिला शिक्षक यानी मॉड्यूल 1 का यूज कीजिएगा, उसके सीखने की स्थिति में परिवर्तन लाइएगा, आधारशिला को चेंज कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा आइए इसको पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। बच्चों के परिप्रेक्ष्य में पहले देखते हैं क्या होता है। भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होती है, मतलब बेसिक से बच्चे अपने लैंग्वेज और गणित को सीख सकते हैं। फिर है अन्य विषयों के सीखने में यह समझ आधार या नींव का काम करेगा। फिर है विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। मानवीय मूल्य, मतलब मानव का क्या मूल्य होना चाहिए, इसके बारे में फिर सहयोग, संवेदनशील, सामूहिक जिम्मेवारी का भी और भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा बालकों के परिप्रेक्ष्य में। फिर है इस मॉड्यूल का क्या इफेक्ट पड़ेगा शिक्षकों पे, भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने में उपायों को जान सकेंगे कि किस टेक्निक का यूज करके भाषा और गणित का जो बेस है मजबूत किया जाए बच्चों का। फिर है गणित, ये दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे। फिर है विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। अब गाइस तो